Dear students, let us discuss the fourth stanza of the poem Ode on Solitude. 3 स्टैंजा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और इसमें पोएम की थीम और बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया है. आई होप आपने वो तीनों स्टैंजाज सुन लिए होंगे तीनों वीडियो में इस प्लेलिस्ट के. And if you have heard them, I'm sure you will get the idea of this poem very nicely. आपको समझ में आ रहा होगा. तो इस कविता में जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, अलेक्जेंडर पोप ने एक प्रसन्न व्यक्ति की कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं. हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी और विच पर्सन कैन बी हैप्पी. वो कैसा व्यक्ति खुश रह सकता है या क्या करके व्यक्ति खुश रह सकता है, हम ये कह सकते हैं. तो उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति के सानिध्य में द पर्सन हु इज़ लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर, हु इज़ लिविंग फार फ्रॉम द अर्बन लाइफ, फार फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. ये फिगरेटिव लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ. मैं कुछ शब्द आपको देती हूँ ताकि इंग्लिश शब्द आपको, तो ताकि आप उसको अच्छे से ग्रास्प करके, और बिकॉज यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, क्योंकि लिखना आपको इंग्लिश में ही है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो आई गिव यू सम फ्यू इंग्लिश न्यू वर्ड्स. इफ यू यूज देम इन योर एक्सप्लेनेशन इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स. So in this poem we have seen that Alexander Pope, जो हमारे कवि हैं, वो बता रहे हैं कि if a person lives in the lap of nature, far from the clutches, as I said, clutches यानी एक तरह से शिकंजे में, यानी किसी की बीच में वो फंसा हुआ है. तो इफ़ अ पर्सन इज़ लिविंग इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ वो नहीं निकल पा रहा है. हो सकता है इज़ लिविंग, इज़ डूइंग अ जॉब और इज़ वर्किंग इन एन अर्बन लाइफ. एंड अर्बन लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द पोइट्स. वो चाहे इंग्लिश पोइट्स हों चाहे और भी भाषाओं के कवि हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट नहीं किया है. बिकॉज समवेयर जो ये अर्बन लाइफ है, इट टेक्स अ पर्सन अवे फ्रॉम दी नेचर, जो कि वी कैन से जो प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, जो चीज़ें हमें दी हैं और जो हमारे लिए सही हैं वही प्रकृति ने हमें दी है. एंड इफ वी लिव इन कनेक्शन विद नेचर वी आर हैप्पी. अगर हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो हमारा जीवन दुखी हो जाता है. और नॉर्मली भी हम महसूस करते हैं कि अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं एंड वी आर सिंपली सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, वी फील गुड. वो प्रकृति के आसपास उसकी सुंदर हवा है और आसपास जो दृश्य होते हैं वो हमारे मन को, हमारी आँखों को शांति और सुकून देते हैं. दे गिव अस सोलेस एंड कामनेस टू आवर माइंड. तो ये सारी बातें इसमें वो कह चुके हैं, so I shall not repeat here. Now let us see stanza number 4. तो यहाँ पर वो रिपीट कर रहे हैं वही आइडिया जो वो पहले 3 स्टैंजा में कह चुके हैं. एक्चुअली ही इज एक्सटेंडिंग दैट आइडिया, उसको और आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति खुश रह सकता है या कैसा व्यक्ति खुश रह सकता है. तो ही सेइंग साउंड स्लीप बाय नाइट. आई एम रीडिंग आउट द लाइन्स. Sound sleep by night, study and ease, together mixed, sweet recreation, and innocence which most does please with meditation. तो here Pope is saying कि if a man has, आप इसके पहले अगर लिख लेंगे तो और आपको आसानी से समझ आ जाएगा. If a man has sound sleep by night, sleep is the greatest blessing of nature. क्योंकि नींद की अवस्था में सिर्फ हमारी बॉडी को और माइंड को रेस्ट नहीं मिलता. स्लीप इज़ द टाइम व्हेन द बॉडी हील्स इटसेल्फ. अगर हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में कुछ डैमेज होता है तो दिस इज़ अ प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट कि हमारी बॉडी काफ़ी हद तक खुद ही अपने को हील कर लेती है.
रिपेयर कर लेती है। तो साउंड स्लीप मीन्स डीप स्लीप। अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद सो पाता है तो इट इज़ अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि अगर किसी को नींद नहीं आती है दैट मीन्स दैट पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब्ड और फिजिकली सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज और समथिंग। तो वो ज़रूर उसको कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट है जब वो नहीं सो पाता। अदरवाइज अ पर्सन हु कैन स्लीप साउंडली, वो बहुत गहरी नींद सो सकता है, तो ही इज़ वेरी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी हैप्पी, उसको बहुत अच्छा महसूस होता है एंड ही इज़ रेडी फॉर द डे। तो इफ़ अ मैन हैज़ साउंड स्लीप बाय नाइट, इफ़ अ मैन कैन स्लीप साउंडली, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो द पर्सन कैन स्लीप, ही कैन एन्जॉय अ गुड स्लीप। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक, तो उसको अच्छी नींद भी नहीं आती है, या वो किसी डर में जी रहा है तो उसको नींद नहीं आती है। तो इन बोथ द केसेस इट इज़ नॉट गुड। आगे देखते हैं, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड। और वो कहते हैं क्या अगर किसी के जीवन में हो जो वो खुश रह सकता है, स्टडी एंड ईज। इफ अ पर्सन स्टडी, स्टडी यानी पढ़ना, क्या पढ़ना, गुड बुक्स, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना। इफ अ पर्सन कैन रीड, अगर ये कहा जाता है कि अ बुक इज वन बुक इज बेटर देन थाउजेंड फ्रेंड्स, 1,000 मित्रों से एक किताब बेहतर होती है। बिकॉज एक किताब में एक महान व्यक्ति ने अपने सारे जीवन में जो विजडम उसने पाई होती है, जो एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा होता है, वो उन्होंने उसका पुस्तक में, द पर्सन राइट्स दैट विजडम, एंड बाय रीडिंग दैट बुक in a lesser time we can achieve that great wisdom। वो गहन ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको लिखने में एक व्यक्ति का पूरा जीवन, लिखने में नहीं पर वो जो उसने ज्ञान उसमें लिखा है, जो उसको प्राप्त करने में उसको पूरा जीवन लगा है, उसको कुछ ही समय में पढ़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इफ अ पर्सन इज इन द कंपनी ऑफ ग्रेट माइंड्स, बाय रीडिंग बुक्स अ पर्सन कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ ग्रेट माइंड्स। जो कुछ महान व्यक्ति संसार के हुए, हमें फिजिकली वी मे नॉट बी एबल टू गेन देयर कंपनी, उनकी सानिध्य हमें हम नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर हम वो चीज़ें, वो कंपनी एक तरह से उनका साथ जो है वो हमें मिल सकता है। तो इफ अ पर्सन कैन रीड गुड बुक्स, ही कैन एंजॉय इन अ वे द कंपनी ऑफ ग्रेट माइंड्स। बहुत महान व्यक्तियों का उसको एक तरह का सानिध्य मिल जाता है। ईज एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, और क्या होगा, ये एक तरह से ऐसे होगा कि इफ अ पर्सन इज, ही मस्ट हैव सम लेजर टाइम इन हिज लाइफ, कि वो आराम से दिन में अपने खेत पर काम करता है, एंड बिकॉज ही इज नॉट ओवर एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, तो ही रीड्स इन द नाइट। और ये उस समय की बात है जब इंटरनेट और फोन और टीवी जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, तो पीपल यूज टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करते थे या पढ़ते थे, और दे यूज टू डू सम क्रिएटिव थिंग्स इन देयर लेजर टाइम। जब उनके पास फ्री टाइम होता था तो वो कुछ क्रिएटिव वर्क करते थे, कोई ड्राइंग करता है, कोई म्यूजिक करता है, कोई गीत गाता है, कोई नाचता भी है, तो दे यूज टू डेवलप दीज आर्ट्स। बट नाउ इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर सो मच engrossed in through these distractions of internet, ये these evils of internet we can say, कि जो एक क्रिएटिविटी, नेचुरल क्रिएटिविटी जो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य होती है, जो नेचर ने हमें दी होती है, उससे हम दूर चले गए हैं। So anyways here Alexander Pope is saying कि if a person can study good books and spend his life easily, तो this ease means वो जो आसानी से his way of टेकिंग थिंग्स ईजीली, वो बहुत ज़्यादा रश नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, इज़ नॉट ओवर एम्बिशियस। यहाँ इसका ईज का मतलब है इज़ नॉट ओवर एम्बिशियस। एंड इफ़ यू कैन रीड गुड बुक्स टुगेदर मिक्स्ड, ये दोनों क्वालिटीज़ अगर एक साथ मिल जाती हैं, पढ़ने की रुचि और नॉट बीइंग वेरी ओवर एम्बिशियस और नॉट
रशिंग इनटू थिंग्स कि भाग कर सबसे मुझे मिल जाए सबसे पहले, इस तरह की भाग दौड़ का अगर इफ द पर्सन डज नॉट हैव दैट नेचर तो ही विल बी हैप्पी, ही मीन्स टू से वो व्यक्ति खुश रहेगा। आगे और भी कुछ चीज़ें वो बताते हैं, लेट अस सी। स्वीट रिक्रिएशन, स्वीट यानी अच्छा, यहाँ स्वीट से मतलब मीठा नहीं है, स्वीट मीन्स जो हमें अच्छा लगता है। कभी कुछ हमें कोई बच्चा भी हम इफ वी सी सम चाइल्ड स्माइलिंग और डूइंग समथिंग और टॉकिंग स्वीटली, वी कैन से दैट द चाइल्ड इज वेरी स्वीट, तो उस सेंस में ये स्वीट है। रिक्रिएशन होता है, इसका शाब्दिक अर्थ तो मनोरंजन होता है, बट मनोरंजन का मतलब आजकल हम समझते हैं टीवी, ड्रामा, इंटरनेट, बट रिक्रिएशन इज नॉट नेसेसरीली समथिंग विजुअल, ऐसा नहीं जिसको हम देखकर या मूवीज इसको हम मनोरंजन समझते हैं। रिक्रिएशन जैसे ये शब्द भी कहता है रिक्रिएशन, यानी क्रिएशन, किसी चीज को रिक्रिएट करना। इफ यू इंडल्ज इन सम क्रिएटिव वर्क, अगर आप जैसे मैंने कहा आप गाते हैं, आप नाच सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, सो देयर आर सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स। तो अगर कोई व्यक्ति अपना समय इन सब चीज़ों में, स्वीट रिक्रिएशन में, इफ अ पर्सन likes to spend his time in creative things like drawing, painting, dancing, writing poetry or singing, तो and innocence, तो these are innocent works or innocent recreation. Innocent means which does not harm anyone, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, कुछ गलत नहीं देते। जैसे आजकल जो मनोरंजन है, आई मे से दैट कि देयर इज अ लॉट विच इज डैमेजिंग टू द सोसाइटी, डैमेजिंग टू द यंग माइंड्स स्पेशली। इतना वायलेंस और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लगता है कि वो मनोरंजन है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ओनली डिस्ट्रैक्टिंग, वो केवल हमें अपने जो सही रास्ते हैं उससे दूर ही नहीं ले जाते, वो अननेसेसरी ऐसी क्राइम्स और ऐसी चीज़ें हमें दिखाते हैं जिनको हमने शायद कभी नहीं देखा सुना होता है, और हम नॉर्मल कोर्स में देखें भी ना, शायद ऐसा चांस भी ना पड़े कि हमें वैसा कुछ देखने को मिले। तो दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन इज़ वेरी हार्मफुल। तो हियर Alexander Pope is saying कि we should indulge ourselves in sweet, in nice, noble recreation which is harmless, जो किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता। और अगर ऐसी लाइफ हम लीड करते हैं which most does please, जो ज़्यादातर which please माने खुश करना, which pleases most of the person। अगर हम कुछ अच्छा, कोई अच्छी पेंटिंग, ड्राइंग देखते हैं, कि कोई अच्छा गीत हम सुनते हैं, कोई अच्छी कविता हम सुनते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को वो अच्छी लगती है। तो वी शुड इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इंडल्ज यानी हमें अपना समय इनमें बिताना चाहिए, INDULGE, विद मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के दो मतलब होते हैं, एक मेडिटेशन हम जिसे स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में कहते हैं, यानी ध्यान लगाना, वेयर अ पर्सन सिट्स एंड ट्राइज टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, ईश्वर के साथ वो ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड मेडिटेट मीन्स होता है सोचना, टू पॉन्डर ओवर थिंग्स, किसी चीज के बारे में गहन विचार करना। तो पोप इज सेइंग हियर कि इफ अ पर्सन सिट्स इन लेजर, वो खाली टाइम में बैठा है तो वो कुछ सोचता है, ही हैज अ क्रिटिकल माइंड, ही हैज अ क्रिएटिव माइंड, तो वो कुछ नया सोच सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज गुड फॉर नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन, फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल, क्योंकि बहुत सारी जो नई चीज, नई नई क्रिएशन है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, इवन क्रिएटिव वर्क्स हैं, दे आर क्रिएटेड इन लेजर आवर्स। जब लोगों के पास फ्री समय होता है तो वो अपनी क्रिएटिव स्किल का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से दे कैन बी हैप्पी इन लाइफ। तो ये एक बहुत ही अच्छा डीप स्टैंजा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्रिटिकल कमेंट्स में, क्योंकि यहाँ दो पोइटिक डिवाइसेस भी आए हैं इस स्टैंजा में, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। जैसा मैंने बताया, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन लिख के, अगर आप क्रिटिकल कमेंट्स में उस स्टैंजा में कोई विशेष बात है, इफ देयर इज समथिंग स्पेशल इन दैट स्टैंजा, कोई पोइटिक डिवाइस आया है या कोई
ऐसी चीज़ है विच यू वुड लाइक टू मेंशन सेपरेटली, तो वहाँ उसको आप क्रिटिकल कमेंट्स में लिखिए. इट विल सर्टेनली एड टू योर मार्क्स, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे. तो इस स्टैंजा में देयर इज़ अ पोइटिक डिवाइस सैशुरा हैज़ बीन यूज्ड. आप स्पेलिंग लिख सकते हैं CAESURA, सैशुरा. तो ये सैशुरा इज अ डिवाइस वेयर देयर कम्स अ पॉज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. बीच में, सेंटेंस के बीच में ही एक पॉज जैसा आता है, जो कि कई बार पंक्चुएशन मार्क्स के द्वारा दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक थॉट खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है. तो यहाँ हम देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में टुगेदर मिक्स्ड के बाद सेमी कोलन आया. इनफैक्ट फर्स्ट स्टैंजा में भी फर्स्ट लाइन में भी आया है. साउंड स्लीप बाय नाइट के बाद सेमी कोलन, यानी एक थॉट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, द पर्सन हु कैन स्लीप साउंडली एट नाइट, और उसके बाद दूसरा थॉट शुरू हुआ जो कि स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स, जो कि सेकेंड लाइन में भी फिर पॉज आता है, फिर से सेमी कोलन आया है. तो यहाँ पर सैशुरा का यूज हुआ है. सो यू मे राइट इट कि सैशुरा SCAESURA poetic device has been used here. The poet has inserted a pause in the middle of the first and the second line. तो ये आप लिख सकते हैं. और इसके अलावा एलिटरेशन हैज़ बीन यूज्ड हियर. एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच, स्पेलिंग आप लिख सकते हैं ALLITERATION. एलिटरेशन, जहाँ पर एक ही साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है. इसको हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन में साउंड स्लीप स्टडी, तो एस का साउंड 3 बार आया है. तो यहाँ एलिटरेशन हैज़ बीन यूज्ड हियर. सो यू कैन मेंशन इट. क्रिटिकल कमेंट्स में नंबर 1 डाल के आप लिख सकते हैं अबाउट सैशुरा पोएटिक डिवाइस, जो मैंने आपको बताया. सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं दैट एलिटरेशन हैज़ बीन यूज्ड हियर. सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए. मुझे उम्मीद है इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी. थैंक यू वेरी मच बच्चों.